हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनाए जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप छोड़ के अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर सकते और यहाँ स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले कि इसकी हम बेसिक्स को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तकरीबन हम लोग 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज को और मजेदार और इम्पोर्टेंट बनाएगा और आपको कामयाबी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि डी जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जगह कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उनमें इनकी जगह कहाँ है। तो यहाँ बात करते हैं कि दीज देयर थ्री सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं, जो कि formed by filling 3D, 4D, 5D subcell of the electrons together. These comprise the D block elements. मतलब कि जो D block elements है तीन सीरीज से बनी होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, जिससे आपको जो है D block elements पूरा जो है इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स constituting the F block are those in which the 4f and 5 orbitals are progressively filled in the later two लॉन्ग पीरियड्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल में की जो जगह है कहाँ पे है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हम पोजीशन की बात करें, इनकी लोकेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ से यहाँ है दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ से यहाँ आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और यहाँ से यहाँ जो है आपको टी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ जो दिख रहा है आपको इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और 6D सीरीज है। दीज आर द फोर ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम बोलते हैं 3D, 4D, 5D और 6D, जिसको हम फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, फोर्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ, मतलब कि स्कैंडियम से जी तक ये पूरे जो एलिमेंट्स है यहाँ पे, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और यहाँ पे जो लेंथनाइट्स है, जो यहाँ पे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे लेंथनम से स्टार्ट होता है और यहाँ पे सीरियम से लेके ल्यूटिशियम तक जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। और यहाँ पे 4f है जो सबसे में इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है, तो यहाँ पे 5f में भरता है, इसलिए इसको हम 5f सीरीज के बोलते हैं, 4f सीरीज बोल सकते हैं। तो ये जो जो आपको दिख रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी ये पोजीशन पीरियोडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, इनकी पोजीशन यहाँ पे लेंथनम है, यहाँ पे आपका एक्टिनियम है, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो है कुछ मैच करती है एफ ब्लॉक एलिमेंट से, इनके साथ में रखा जाता है। यहीं से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स होता है डी में न जाकर एफ में जाता है, इसलिए इनको अलग से रखा गया है, यहीं से उठा के इनको यहाँ रखा गया है। इसके बाद ल्यूट्रिशन के बाद आता है जब यहाँ पे F14 हो जाएगा, F14 हो जाएगा, यहाँ पे F14 हो जाएगा, 4f है और यहाँ पे 5 है। उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन जाने लगता है उस कंडीशन में, फिर यहाँ D2, D3, D2 इस तरह से होता है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे। और तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 4f सीरीज और 5f सीरीज मिलकर आपका 5f ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। और यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे डिफरेंट सीरीज होती है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, जहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ, एंड ऑल दीज कंप्राइज टू कंस्टिट्यूट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ब्लॉक की बात करते हैं। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन में पता है कि जो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स व्हिच लाई इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी बताया मैंने कि जो एस और पी के बीच में जो ब्लॉक है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे जो इनको कहा भी जाता है, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबसेल। जब भी जो डी ऑर्बिटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है या डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो हम उस तरह के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ वगैरह इलेक्ट्रॉन्स में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उसको बोलेंगे जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द पी सबसेल या डी एंड एफ सबसेल। ओके, तो यहाँ पे जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन की बात करें, तो कि बहुत ही अच्छा है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन की बात करें L-1 D1-10 जीरो से लेके यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कभी कभी पूछ देता है। यहाँ पे n- जो 1 है, D1 से लेके 10 है, और यहाँ पे ns 0 से 2, इसका मीनिंग क्या है, n क्या है, n आप देखिए n का नंबर
अगर आपका n यहाँ पे 3D होगा, 3D का मतलब यहाँ पे n बराबर अगर 4 होता है, n बराबर 4 होता है, n बराबर 4, उस कंडीशन में आप देखेंगे तो 3D होगा। यहाँ पे n बराबर 3D 1 से लेके 10 तक होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और यहाँ पे 4s2 होगा। उसके बाद अगर n बराबर आपने 5 रखा आपने, उसके अंदर 4D होगा 1 से लेके 10, और यहाँ पे 5s2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5s2 हो जाएगा। अगर आपने n बराबर 6 रख दिया तो यहाँ पे आपको इस तरह से करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे, जो कि इसके ठीक है। तो यहाँ पे द ऑर्बिटल्स इन दिस एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फ्री इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल इन द, यहाँ पे कुछ इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, आउटर ऑर्बिटल जिंक, कैडमियम और मरकरी, और यहाँ पे जो Cn है आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला यहाँ पे n-1d, इनका फुलफिल कंडीशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स d में 10 होते हैं, इसलिए इनको जो है इनको ट्रांजिशन स्टेट जो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट उसी को मानते हैं जिसका कम से कम 100 इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब फुलफिल कंडीशन नहीं होना चाहिए आपका, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। ऑर्बिटल्स इन दीस एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल इन द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे अगर प्रश्न कर दोगे प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में, तो यहाँ पे D10 होगा, उस कंडीशन में D10 को हम नहीं कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ट्रांजिशन सीरीज की बात अगर हम करें मेरे बच्चों, तो ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है? डी ब्लॉक एंड कंसिस्ट 4 ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम से जिंक तक है, उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज स्ट्रियम से कैडमियम तक है, यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो कि लेंथेनम को इंक्लूड करना है, हाफनियम, उसके बाद आपको मरकरी है। यहाँ पे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है जहाँ से एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जो आरएफ और सीएन से। तो ये कभी भी पूछता है एग्जाम में कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर से बताइए, 21 से लेके 30 तक होता है। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है आपको पता है 39 से लेके 48 तक होता है। यहाँ पूछ सकता है, एटॉमिक नंबर पूछ सकता है कि थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बता दीजिए, समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो आपको फर्स्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्कैंडियम टाइप, यहाँ पे भी मैंने बताया आपको। देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट आंसर का मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो 3D सीरीज है यहाँ पे 3D है, दैट इज द फर्स्ट आंसर सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और यहाँ पे आपको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और यहाँ पे आपको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। दीज आर द, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि इसलिए फर्स्ट बोलते हैं क्योंकि यहीं से डी स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड है फोर्थ ट्रांजिशन। तो ये आपका याद रखना है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, हेट्रियम से लेके कैडमियम तक, यहाँ पे लेंथेनम है, और यहाँ पे आपका एसी है जो कि इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ से जो इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो यहाँ पे उठा रखा गया है 14 एलिमेंट्स, और ये यहाँ पे 14 एलिमेंट्स उठा रखा गया है। उसके बाद ये हमारा डी में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसलिए इनको अलग रखा गया, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है डी से थोड़ा सा, इसलिए इनको अलग रखा गया है। इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंटर इन द एफ सबसेल, यहाँ पे आप देखोगे F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 है, यहाँ F4 है, इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पे F14 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको F1 कंडीशन है और यहाँ पे आपको F14 कंडीशन है। इस तरह से जब होगा तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि F ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर इंटर डी में अगर हो रहा सबसेल में तो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग कंडीशन। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे यहाँ पे कि जनरल इलेक्ट्रॉन कंडीशन की बात कर लिया हम लोगों ने, n-1 d1 to 10 एंड ns2। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन के इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन की बात करते हैं प्यारे। तो यहाँ पे क्या है कि देखो आप थर्ड फर्स्ट ट्रांजिशन इसको 3C बोलते हैं, स्कैंडियम ट्रांजिशन तक। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले डी में इंटर करेगा अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे 4s2 और d1 जाएगा पहले, उसके बाद 4s2 पहले किस में जाएगा, s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद d में जाएगा। तो यहाँ पे पहले s भर जाएगा, फिर d में जाएगा 1, फिर यहाँ 2, फिर 3, ऐसे। यहाँ पे जो थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे d5 कंडीशन है, s का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ हाफ फिल कंडीशन तुम को मिलती है, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी गेन करता है और ये कन्फिगरेशन उसको सुटेबल होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो s का है d में चला जाएगा। जो s इलेक्ट्रॉन d इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यहाँ पे देखो d5 कंडीशन है, इस कंडीशन में आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इंटर नहीं करेगा, क्यों करेगा, 5 तो हो गया, हाफ फिल कन्फिगरेशन स्टेबल कन्फिगरेशन है। यहाँ पे 6 और 7 यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, हालांकि 9 होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ चला जाता है जो फुलफिल कंडीशन, तो हाफ फिल फुलफिल कंडीशन बहुत स्टेबल होती है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स आपका
एस का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सेकेंड बात करें तो एज यूजुअल जैसे यहाँ दिया हुआ है ऐसे यहाँ पे भी होगा। डी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, वहां पे भी वही होगा, यहाँ पे देखो जो बताया था ये भी वही होगा। तो जितनी सी चीजें हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं टर्सनल एलिमेंट की बात करें, से जो मरकरी की बात करें तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे 5d1 है और यहाँ पे इस तरीके से आपका सिमिलर जो ट्रेंड में आप लोग चलेगा। ओके, और देखो डी में है तो यहाँ पे देखो ये जो F14 है, लेंथनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं ब्लॉक सीरीज में 4F सीरीज में, जिसमें वहां पे 14 ल्यूटिशियम के बाद जो है आपका हैफनियम आता है और यहाँ पे F14 और 5 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपको 6s2 हो जाएगा। यहाँ पे F14 क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, F यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4F0 है। ठीक है, यहाँ पे 4F0 है, इसको हम नहीं लिखे। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन होता है आपका लेथरम से मरकरी तक और यहाँ पे एसी से सीएल तक जो है आपको याद रखना है। तो जनरल एलिमेंटल फंक्शन आपको पता है, निकाल भी सकते हैं। यहाँ कुछ जो प्रॉपर्टी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो या टर्सनल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है क्या क्या, नियरली ऑल द टर्सनल एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल सिमेट्रिक करेक्टर होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ड होते हैं और मेलेबल्स होते हैं और हाई थर्मल फाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल ester when the exception जिसमें है जिंक है, कैडमियम मरकरी है एंड मैंगनीज, दे हैव नो मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर पे इनका कोई बिहेवियर है नहीं बहुत ज्यादा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनकी प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल हार्ड होती है, अवेलेबल्स होती है, हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है रेदर देन सम एक्सेप्शन जैसे जिंक कैडमियम मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, तो आप पता है कि आपको मेल्ट कराना है तो इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हो। हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N-D in addition to ns इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इंटरेक्शन इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर इज द रिलेटिव बॉन्ड, मतलब इनके बीच में जो बॉन्डिंग है इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी के भी है और आपके एस के भी है, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वहां पे कह सकते हैं इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन ज्यादा है, बॉन्डिंग मेटालिक बॉन्ड बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे इनको अगर आपको मेल्ट कराना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, ये आपको हाई ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के, डी के और गैस के, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में अगर गैसेस फॉर्म में लेके जाना है इसको, ठीक है, उस कंडीशन में आपको मेटल से जो मेटालिक जो मेटल है उसके से गैसेस फॉर्म में लेके जाना है तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी एटॉमिक फॉर्म में गैसेस फॉर्म में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं उसको। हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, जो एटॉमिक इंटरैक्शन बहुत ज्यादा है ड्यू टू द वेरियस प्रेजेंट ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स और उस वजह से बहुत ज्यादा इंटरैक्शन होगा एटम के बीच में और उनको निकालना बड़ा मुश्किल है, एटम्स को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो अब एटम को निकाल के गैसेस फेज में लेके जाना तो उसको बोलते हैं कि दैट्स एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और बहुत ज्यादा होगी, इतना आसान नहीं होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, एटम को निकालना गैसेस फेज में ले जाना, क्योंकि वहां पे इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक एंड आयनिक साइज की बात करें तो आप पता है कि डिक्रीज द, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं टेबल में साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज, आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यहाँ पे जो स्पेशल केस है कि डिक्रीज इन द सीरीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर बिकॉज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड इनइफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स। डी शील्डिंग जो इफेक्ट होता है क्या होता है पता है कि अगर हम बात करें एस की बात करें, पी की बात करें, डी की बात करें, एफ की बात करें, तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है यहाँ पे इस ऑर्डर में होता है और यहाँ पे जब डी शील्डिंग में हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो शील्डिंग है, जो शील्डिंग जो है डी इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कम होती है, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज आपका घटता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन द सीरीज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ डी। वजह क्या है यहाँ पे, इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे हम सेकंड बात करें इंक्रीज डाउन द ग्रुप, अगर नीचे आते हैं तो रेडियाई ऑफ थर्ड and virtually the same as those of the corresponding member of second series due to the lengthened contraction. The filling of 4f and 5 orbitals resulting in the regular decrease in the atomic rate or lengthenoid contraction. बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है थोड़ा समझ लो, होता क्या है, यहाँ थोड़ा आपको हम चार्ट पे जाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इस ऐसा होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि जो साइज है
ये जो साइज आपको पता है यहाँ जा रहे तो घट रहा है, ठीक है, इधर जाने पे आप जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है साइज, क्योंकि यहाँ पे डी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी शील्डिंग बहुत ही कम होती है, इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है, और उस वजह से है आपका जो साइज होता है बहुत ज्यादा घट जाता है ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो। तो यहाँ पे अब होता क्या है कि साइज तो घट रहा है, लेकिन इस सीरीज का जो साइज है, यहाँ से लेके जो यहाँ एलिमेंट्स हैं इस तरह और इनके बीच में जो है साइज जो है सेम हो जाता है, क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अब लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, इस तरह से अगर है तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, इस तरह से जाओगे तो यहाँ F14 तक जाओगे, तो यहाँ पे जो शील्डिंग जो इफेक्ट होती है, या हम स्क्रीन इफेक्ट बोल सकते हैं, तो एस, पी और डी और एफ, और यहाँ पे सबसे कम होता है किसका, एफ का होता है, और एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, न्यूक्लियस में चार्ज कंटिन्यू बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है ज्यादा एक्सपीरियंस फील करेंगे न्यूक्लियस का इफेक्ट, जिसकी वजह से रेगुलर्स जो डिक्रीज जो साइज होता है उससे ज्यादा घट जाएगा साइज रेगुलर ट्रेंड से, जिसकी वजह से साइज बहुत छोटा हो जाएगा। अब साइज यहाँ से गए तो यहाँ से लेके यहाँ से जाने पे साइज बहुत छोटा हो गया, हालांकि बहुत कम नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा कम हो गया, इसलिए कि यहाँ पे एफ में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू जा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग है बहुत ही कम है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम है, जिसकी वजह से साइज इनका साइज बहुत ज्यादा घट जाएगा, और साइज जब इनका घट जाएगा तो यहाँ के बाद मतलब ल्यूटिशियम के बाद जो है अब आने वाला जो एलिमेंट हैफ्नियम है, तो इसका जो साइज होगा बढ़ना चाहिए यहाँ से आने पे, लेकिन इनका इतना घट गया है साइज कि इसका जो साइज है इसके साइज से मैच कर रहा है, बात सुन रही, इसका साइज इससे मैच कर रहा है, इसका साइज इससे मैच कर रहा है, इसका साइज इससे मैच कर रहा है, इसलिए कहते हैं जो सेकेंड जो टर्न सीरीज है, थर्ड टर्न सीरीज जो साइज है वो मैच करने लगता है ड्यू टू लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन। यही होता है, रेगुलर ट्रेन से साइज ज्यादा घट जाता है ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन या एफ सेल, एफ सब सेल, जिसकी वजह से जो है आपका लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और साइज जो होता है आपका 3D सीरीज, और यहाँ पे जो सेकेंड ट्रांस सीरीज है आप यहाँ पे इसको 3D सीरीज बोलते हैं, यहाँ पे 4D यहाँ पे आपको 5D और यहाँ पे 6D, तो यहाँ पे जो सेकेंड ट्रांस सीरीज है, यहाँ पे जो ए वाली है सेकेंड ट्रांस सीरीज और थर्ड, इनका साइज मैच करता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है इसको याद, तो जिरकोनियम हाफनियम को जो एटॉमिक साइज बराबर है, इनके साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये और सेम, और यहाँ पे जिरकोनियम हाफनियम नोबियम प्लेटिनम और मॉलिब्डेनम टंगस्टन साइज जो इनका सेम, ध्यान में क्वेश्चन आता है कि भाई जिरकोनियम हाफनियम का साइज उसमें बराबर है या नहीं बराबर है, बिल्कुल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। आप कह सकते हैं नोबियम प्लेटिनम का साइज बराबर होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कह सकते हो कि जो मॉलिब्डेनम है टंगस्टन साइज बराबर होता है ड्यू टू लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जिससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसको नोट करना है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जैसे आयोनाइजेशन थेरेपी, तो अगर हम आयोनाइजेशन थेरेपी की बात करें कि यहाँ पे आपको आयोनाइज करना है एटम को, उस कंडीशन देखें कि यहाँ पे आयोनाइजेशन थेरेपी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सीरीज, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे साइज जो है आपका छोटा है और न्यूक्लियस का चार्ज बाहर इलेक्ट्रॉन पे का अट्रैक्शन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो, साइज छोटा होगा निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा, तो आयोनाइजेशन थेरेपी यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप रिमूव कर रहे हो, जब भी आप यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहोगे, इसका जो अट्रैक्शन के ऊपर है और यहाँ जाएंगे साइज घटेगा, और साइज घटने पे क्या है कि जो इलेक्ट्रेशन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंथैल्पी, आयोनाइजेशन थेरेपी क्या है, लेफ्ट राइट बढ़ती है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इसको आप याद रखना है, ये आयोनाइजेशन थेरेपी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सीरीज, बिल्कुल सही है। फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी ऑफ जिंक, कैडमियम और मर्करी की बात करें, वेरी हाई बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, बिल्कुल सही है, जब फुली फिल्ड कंडीशन कॉन्फ़िगरेशन होगी उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पे सेकेंड जो थर्ड पॉइंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्रोमियम कॉपर जो शो करता है, क्रोमियम और कॉपर शो यूजुअली हाई वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डी एंड 5 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्रोमियम में और कॉपर में, तो क्रोमियम यहाँ पे जो बताया था कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या तो बताया था, क्रोमियम में आपको जो है 24 होता है, और यहाँ पे जो एस इलेक्ट्रॉन होता है, एस इलेक्ट्रॉन 3d5 हो जाता है, और यहाँ पे 4s1 हो जाता है, और यहाँ पे एक बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा आसानी से, लेकिन यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो यही कह रहा है। क्रोमियम और कॉपर की बात करें तो कॉपर आपका 29 होता है, उस कंडीशन में आपको
यहाँ पे आप कह सकते हो 3d10 और 4s2, 3d10 और 4s1, तो ये तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ साइज निकल जाएगा। फर्स्ट एनर्जी बहुत ही कम है, लेकिन अब डी के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकेंड आयनाइज अगर करना है एटम को सेकंड टाइम, तो वहां पे एनर्जी बहुत लगेगी, तो ये आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो क्रोमियम एंड कॉपर शो यूजुअली हाई वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ Da5 configuration of manganese plus ions, or respectively, while that zinc is lower as it lead to the stable D10 configuration। जो यहाँ पे जिंक है, जिंक को पता है कि यहाँ पे आपको 3d10 है और यहाँ पे 4s2 है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा है ना। फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इसकी, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऐसे निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा। सेकेंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपका बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल कन्फिगरेशन होने की वजह से आसानी से ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेकेंड में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड है इनकी जो है क्रोमियम की कॉपर की जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी ड्यू टू यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D5 है और यहाँ पे आपको D10, तो यहाँ पे आसान नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ बात करें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज वेरी हाई ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ D5 configurations while iron is very small and leads to the D5। अब अगर हम D5 और आयरन और मैंगनीज की अगर हम कंपेयर करें आपस में, तो यहाँ पे मैंगनीज का पता है, मैंगनीज क्या है, मैंगनीज का 25 है और कंफिगरेशन आपको पता है D5 और यहाँ पे 4s2 कह सकते हैं इसको। लेकिन आयरन की बात करें तो आयरन का 26 होता है और 3d5 कह सकते हैं, और यहाँ पे देखें 3d5 सॉरी यहाँ पे 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3d6 और यहाँ पे 4s2। तो यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन चलो निकाल लिए, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इसके, तो यहाँ 3d5 हो गया और कंडीशन में आपका मैंगनीज +2 ऑक्सीजन स्टेट में हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे और यहाँ पे 3d5 हो जाएगा, सॉरी 3d6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तीन स्टेबल कन्फिगरेशन है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या करेगा, स्टेबल कन्फिगरेशन में अटेंड करेगा, D5 कन्फिगरेशन में आएगा, तो ये फेवर करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, और यहाँ पे बात करते हैं कि जो कंपाउंड इन +2 एंड +3 ऑक्सीजन स्टेट, ओके, तो ये बात हो गई कि ऑल टेंशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ द ईच सीरीज show variable oxygen state because the difference energy in N-1 d NS orbit is very little and electrons from both orbitals can be used for bond formation। तो ये बहुत सिंपल लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो N-1 और D और सबसे और NS के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि जो यहाँ पे आसानी से जो है जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे अभी मैंने देखा यहाँ पे जैसे जो लास्ट फर्स्ट जो है लास्ट मेंबर जो इस सीरीज शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है बहुत ही आपका इज लिटिल एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ ऑर्बिटल्स कैन बी यूज्ड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कंपाउंड +2 और +3 ऑक्सीजन स्टेट आर मोस्टली आयनिक होते हैं। द मोस्ट जो आयनिक होते हैं हाईएस्ट जो ऑक्सीजन स्टेट जो है इक्वल टू टोटल number of S and D electrons, maximum oxygen state increase the scandium to magnesium and then decrease to zinc। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ जो +2 +3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, यहाँ पे जनरली मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनता है, लेकिन 2-3 से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होती है उसका कंडीशन आपको पता है जान पढ़ा होगा, उस कंडीशन में कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जो होगा, अगर हम मैंगनीज की बात करें तो यहाँ पे अगर हम मैंगनीज की बात करते हैं तो मैंगनीज कितना होता है, यहाँ पे 3d आपका जो है 5 होता है और यहाँ 4s2 होता है। तो यहाँ पे सब अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैंगनीज +7 में होगा और उस कंडीशन में हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होगी। और ये मैंगनीज के बाद यहाँ पे कह सकते हैं स्कैंडियम से आप बढ़ोगे, उसके बाद आप मैंगनीज से फिर नीचे जाओगे, 6 + 6 इस तरह से ऑक्सीजन स्टेट घटेगी। तो हम कह सकते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट फॉर ए पर्टिकुलर डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ मैंगनीज सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन शो करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसमें आपका है मैंगनीज +2 यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोरेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोरेशन दिया हुआ है। यहाँ पे मैंगनीज से आप देखो +2 से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेटल है +2 से 0 में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ पे M जो है आपको 0 में जा रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन जो है यहाँ बात करें
तो यहाँ वैल्यू जो है डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड बिकॉज ऑफ द इरेगुलर इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बिल्कुल सही है कि जो डिफरेंसेस होता है। और यहाँ पे ई वैल्यू फॉर मैग्नीज की बात करें, निकल की बात करें, जिंक की बात है, मोर नेगेटिव ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब है कि जो +2 ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पे मेटल +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा, यहाँ पे 0 में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीज जो +2 में है, तो मैग्नीज +2 में है या निकल +2 में है या जिंक +2 में है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इनके लिए जो है मोर नेगेटिव ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे 0 थोड़ी जाता है, यहाँ पे मैग्नीज 0 में नहीं जाना चाहता है, ये जो है आपको 0 में जो निकल है नहीं जाना चाहता, और ये आपको जिंक जो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाना नहीं चाहता है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है D5 है, और यहाँ पे कितना है आपको 28 होता है, और यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है सॉरी क्या है यहाँ पे आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन, ओके D10 यहाँ पे नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो वैल्यू है मैग्नीज, निकल और जिंक के लिए मोर नेगेटिव ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज। यहाँ +2 में देखो स्टेबल होगा, तो यहाँ से इस कॉन्फ़िगरेशन को खत्म नहीं करना चाहेगा, ठीक है। और जिंक जो है आपको +2 ऑक्सीजन स्टेट में है एंड हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इन द केस ऑफ निकल केस में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पे +2 जो आपका जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसे बोलते हैं, जब भी मेटल जो है आपका जो भी मेटल अगर आप कह सकते हैं इसको वाटर में डालोगे, तो यहाँ पे आपको इनके बीच इंटरेक्शन होगा और बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलेगी, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं निकल केस में बहुत ज्यादा होता है। और कॉपर की बात करें, कॉपर हैज पॉजिटिव जो है ये वैल्यू ड्यू टू द लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे कॉपर हैज पॉजिटिव ई वैल्यू ड्यू टू द इट्स लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से इस क्वेश्चन आंसर आता है यहाँ से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो 3 है और 2 है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ 3 2 है, अगर मान हम बात करते हैं कि आयरन है, आयरन +3 से कभी भी +2 में जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे D5 कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे आपको D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है यहाँ पे शो वैल्यू ट्रेंड यहाँ भी शो करेगा। द वैल्यू आर हाई फॉर जिंक एंड मैग्नीज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ D और 10 कॉन्फ़िगरेशन है, और व्हाइल द वैल्यू लो फॉर आयरन होता है, ओके ये नहीं देता है क्योंकि जाएगा ही नहीं, इसलिए लो होती है। स्कैंडियम ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसलिए यहाँ पे आयरन D5 में, स्कैंडियम 0 में होता है। तो लो वैल्यू ऑफ जो वैनेडियम की होती है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन इन +2 ऑक्सीजन स्टेट। ये आपको लाइन याद रखनी, मतलब कि ये हम लो इसलिए होगा कि बहुत स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो आयरन है वैल्यू जो है बहुत ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है लो इसलिए है क्योंकि स्टेबिलिटी जो है +3 ऑक्सीजन स्टेट में जाता है, तो ये रिएक्शन जो है आप कह सकते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा उसका क्या होगा, कम होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत आते हैं मेरे प्यारों। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर मेटल्स होते हैं आयंस एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द n-d ऑर्बिटल्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है d सबसेल के अंदर, उसका हम बोल सकते हैं शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे स्कैंडियम से अगर जाए इधर, तो D1 कंडीशन है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, उसके बाद आपका पेयर होने लगेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड जितना बढ़ेगा, यहाँ पे देखो D5 कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा है D5 में, उस कंडीशन में आपको कह सकते हो कि पैरामैग्नेटिक जो फैक्टर है, जो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड डिपेंड करती है, वो बढ़े, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स व्हिच हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डायमैग्नेटिक। जब पेयर कंडीशन होगा उसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन अगर डी में अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और इस तरह से अगर कंडीशन होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होता है, इस तरह से अगर पेयर में सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हम इसको डायमैग्नेटिक कंपाउंड बोलेंगे, इसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए यहाँ मैग्नेटिक जो मोमेंट है ट्रांसफर एलिमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड कैलकुलेट बाय द यूनिफॉर्म फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां v बराबर जो है आपको n√n+2, और यहाँ n जो है क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मान लो कि D5 कंडीशन में है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 है, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 को रखेंगे, और 5 यहाँ पे 5 + 2, तो वैल्यू आएगी 1.9 तक बनाएगी, जो कि बताएगा
दैट इज म्यू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5.9 आएगी, लेस देन 6 होगा। तो जो भी वैल्यू है n बराबर अगर 1 होता है तो उसकी जो म्यू की वैल्यू आती है 1 पॉइंट आपको एक से 2 से कम और 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 आप कह सकते हो, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 होता है इस तरह से, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगर 2 होता है उस कंडीशन में 2 से लेके 2.9 तक होता है, मतलब 3 से कम, 3 से कम होता है और आपका 2 से ज्यादा होता है। उसी तरह से 4 होता है तो यहाँ पे कह सकते हैं 4 पॉइंट समथिंग होता है, 4.9 होगा, लेकिन 5 से कम होगा। तो उस कंडीशन में आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं कंपाउंड और कलर्ड होते हैं, क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? यहाँ इसलिए होते हैं कलर्ड बॉल्स इन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। यहाँ पे ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स विद स्प्लिट इनटू द टू स्टेट, one and lower energy and other high energy in the presence of anions। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं कि यहाँ पे जब भी आपके पास जो भी, अगर आपके पास मेटल है और यहाँ पे अगर वाटर प्रेजेंट है या लिगेंड प्रेजेंट है, उसके में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होगा वहां पे क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसको लिगेंड बोलते हैं, उसको मेटल बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल जो होता है, वो आपका जो 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है यहाँ पे इजी में और आपका T2Z में डिफरेंस ऑफ एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन अगर अनपेड कंडीशन में है यहाँ पे तो एक्साइटेशन होता है और यहाँ पे एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा, उस कंडीशन में फ्री ट्रांजिशन होते हैं और फिर कलर शो करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे ओके, हेंस डी ट्रांजिशन जो है आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कलर। अगर यहाँ पे लोअर एनर्जी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कंडीशन है, ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स खाली हैं, भरे नहीं है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा और कलर शो करेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो मेटल्स होता है फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द, इसलिए बनाते हैं कि हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, स्मॉल साइज, चार्ज साइज रेशियो लार्ज होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी डी ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। बिल्कुल अच्छी बात है। डी ऑर्बिटल जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, सुटेबल कह सकते हैं कि मेटल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह ही ये होती है कि यहाँ पे इम्प्योरिटी डी ऑर्बिटल्स होते हैं और उस तरह अच्छा साइज होता है इनके पास। ठीक है, हम आगे बढ़े। यहाँ पे ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी टू द देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी से शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होता है मेटल, है ना, यहाँ स्विच करता है डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में, दैट्स व्हाई इट बिहेव लाइक एज ए कैटलिस्ट। चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। एलॉयज फॉर्मेशन के यहाँ पे देखें, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड की बात करें तो यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव एम्प्टी स्पेस इन देयर लैटिस। जो भी लैटिस होता है सॉलिड का, उसमें खाली जगह होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इन व्हिच द स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन कैन बी accommodated and hence they form the interstellar compound like TiC, Mn4n और यहाँ पे Fe। मतलब जो स्पेस होता है, जिनका जो लैटिस होता है या जो सॉलिड होता है, उनमें बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, तो उसमें एटम डाल के और उसमें आप कह सकते हो इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं, जो कि जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन को हम उसके अंदर डाल सकते हैं जो स्पेस होता है, बोरान को डाल सकते हैं, नाइट्रोजन डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के कंपाउंड्स बोलते हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, एलॉयज फॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं फॉर्म एलॉयज इजीली बिकॉज क्यों बनाते हैं एलॉयज का, पर क्यों बनाते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव सिमिलर एटॉमिक साइज। तो यहाँ कंडीशन है जब भी एलॉयज बनाना होगा तो साइज जो है बराबर होना चाहिए, तभी आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे को। इन क्रिस्टल लैटिस वन मोर मेटल कैन इजीली रिप्लेस द अदर्स गिविंग सॉलिड सॉल्यूशंस एंड स्मूथ एलॉयज। मतलब अगर आपको यहाँ से कोई भी आपको मेटल है, अगर कोई मेटल है यहाँ पे और साइज आपको हटाना है, यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे कॉपर है, जो भी साइज है, अगर इसको हटाना है, इस जगह दूसरा मेटल ऐड करना है, तो उसको साइज उस एटम का मैच बिल्कुल होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको एलॉयज का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज ऑल इम्प्योरिटी डी ऑर्बिटल्स। इसके अंदर डी जीरो है, क्या है? यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में होंगे और डी आपको जीरो होंगे। स्कैंडियम क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होता है। स्कैंडियम में कितना होता है? 21 होता है। यहाँ एस का इलेक्ट्रॉन और डी के इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या है, 21 होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3d1 होता है और यहाँ 4s2 होता है। अगर तो तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो स्कैंडियम जो +3 ऑक्सीजन स्टेट में क्या हो जाएगा? d0 कंडीशन में तो हो गया, d0 कंडीशन में हो जाएगा।
यहाँ टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज +7 में मैंगनीज के पास क्या होता है 25 होता है मैंगनीज के पास। तो अगर आपने दो सब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मैंगनीज इसमें हो जाएगा +7 ऑक्सीजन उस कंडीशन में D0 कंडीशन हो जाएगी। ऑल हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, तो वहां पे d कंडीशन पॉसिबल नहीं है एंड दे आर कलरलेस। क्या हो जाएंगे? कलरलेस, कलर शो नहीं करेंगे। इनके जो भी आपके कलर नहीं आएगा। फॉलोइंग आयंस आर कलर्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, इसकी बात करें तो ये कलर होता है, हालांकि क्रोमियम CrO4 2 माइनस, डीप येलो कलर होता है MnO4 माइनस, इंटेंस कलर होता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। किस वजह से होता है? यहाँ पे D0 कंडीशन है लेकिन यहाँ पे मेटल लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, दैट्स व्हाई शो कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कलर क्यों आता है। कोई पूछेगा ना, CrO4 माइनस जो है यहाँ पे CrO4 माइनस 2 माइनस है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो क्रोमियम तो प्लस किस ऑक्सीजन स्टेट में है? यहाँ पे देखिए क्रोमियम है और 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है और 2 पे माइनस है और बाकी 2 लोग माइनस प्लस है। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे -1 है, हम +6 ऑक्सीजन होगा। +6 का मतलब क्रोमियम का जो है 24 होता है और 24 होने के बाद अगर सब निकाल दोगे तो 6 यहाँ पे क्रोमियम क्या हो जाएगा? क्रोमियम +6 में आपको D0 कंडीशन होगी। तो यहाँ पे कलर कैसा है? ट्रांजिशन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो लिगैंड है, यहाँ पे जो लिगैंड है क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन जो लगा हुआ है इसको हम लिगैंड बोलते हैं और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव इस तरह से। तो ये जो लिगैंड है मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा। अब इसको बोलते हैं लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लेकिन अगर मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टुवर्ड द लिगैंड तो हम उसको मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर भी कहते हैं। तो दोनों भी अगर दोनों कलर की वजह बनती है, दोनों में कलर आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाइलाइट्स की बात करते हैं तो हाइलाइट्स के साथ इनका क्या, यहाँ पे देखें तो टाइटेनियम शो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +4 शो करता है इन टेट्रा हाइलाइट्स। ठीक है, ये हाइलाइट्स बनाता है, स्टेबल कंप्रेस होता है। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट नंबर आर अचीव्ड बाय वैनेडियम V5 भी बनाता है फ्लोरीन के साथ में, बाय क्रोमियम इन क्रोमियम 6। मैग्नीज डज नॉट फॉर्म सिंपल हाइलाइट्स इन +7 स्टेट। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे however मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन के साथ बनाता है, इज नोन एज फ्लोरीन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीजन स्टेट either due to the higher lattice energy or higher bond enthalpy for the higher covalent compound। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन के साथ बनाता है, इसकी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ाता है ऑब्वियसली जो भी ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की तो मैग्नीज +7 में डज नॉट फॉर्म ए सिंपल हाइलाइट्स बिकॉज सम फॉलोइंग रीजंस। हाईली जो ऑक्सीडाइज होता है मैग्नीज +7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग काम करेगा, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन को जो है आयंस को अगर जोड़ते हैं तो वहां पे उसको कन्वर्ट कर देगा इसमें गैसेस फॉर्म में, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल आपको कह सकते हो कि हाइलाइट तो नहीं बनाता है। वजह ये कि +7 ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो यहाँ पे जो एनायंस होगा स्टेबल नहीं होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे H2 में गैस में। ओके, प्रीफर ऑक्सीजन प्रीफर इसलिए करता है कि ऑक्सीजन फॉर्म स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड विथ मैग्नीज मेकिंग ऑक्साइड लाइक मोर स्टेबल, है ना, मल्टी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिससे आप कह सकते हो कि यहाँ पे लार्ज हाइलाइट्स साइज की बात करें तो हाइलाइट्स जो लार्ज है टू लार्ज होते हैं टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड विथ मैग्नीज अनलाइक ऑक्सीजन, दस मैग्नीज फॉर्म ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ द हाइलाइट्स इन +7 स्टेट। तो वजह है कि वहां पे आप आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं जो लार्जर साइज के होते हैं, स्टेबल बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीज के केस में कभी क्वेश्चन आता है कि +7 में ये आपको फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन जो साइज का बड़ा होता है इसे आयोडीन के साथ बनाता है, इसकी वजह से स्टेबल होती है। यहाँ पे तो आप कह सकते हो कि फ्लोराइड साथ नहीं बनाएगा। तो कोबाल्ट फ्लोराइड स्टेबल ड्यू टू द हाई लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी यहाँ पे ज्यादा होती है। V5 और क्रोमियम 5 स्टेबल ड्यू टू हायर बॉन्ड एंथैल्पी, बिल्कुल सही है। द वनली नोन पेंटा हाइलाइट्स ऑफ वैनेडियम, अदर हाइलाइट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑक्सो हाइलाइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सब आता है। ठीक है, ऑल कॉपर हाइलाइट्स आर नोन एक्सेप्ट ऑफ द आयोडाइड बिकॉज कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडाइज I-2I2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जहां पे आपको पता है कॉपर 2 प्लस किसमें चला गया, कॉपर यहाँ पे देखोगे तो +1 में चला जाएगा, कॉपर 2 से +1 में, और यहाँ पे 4I- साथ में, तो यहाँ पे I2 गैस सॉलिड निकल बनता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है कि कॉपर +2 आपका हाइलाइट्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड, है ना, बिकॉज यहाँ पे +2 और हाइलाइट्स को कन्वर्ट कर सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट।
अब हम बात करते हैं कॉपर जो है +1 जो का बॉन्ड होता है स्टेबल इन इक्वल सॉल्यूशन, एक वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो लैटिस जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है केस ऑफ यहाँ पे आप देखोगे कि अगर वाटर में प्रेजेंट होता है तो कॉपर +1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन इक्वल सॉल्यूशंस अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ये +1 सेशन में ये +1 चला गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ +1 से +1 यहाँ पे 0 चला गया। तो ये वजह क्या होगी? इक्वल सॉल्यूशन में क्या होगा? मोर स्टेबल होता है देन कॉपर 1 ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस देन द कॉपर 1। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइल मोर देन कंपोनेंट कंपनसेट ऑफ फॉर द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो +1 जो जो हम फेवर करता है इलेक्ट्रॉन आसानी से फिर यहाँ से जो आपको निकल जाता है कब। ओके, तो ऑक्साइड की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट नंबर coincides with group numbers in the periodic tables is cadmium, titanium, vanadium. Beyond the 7 group, no higher oxidation state are known except अगर मैंगनीज के बाद अगर जो ऑक्साइड्स बनते हैं उसकी जो ऑक्सीजन जो ऑक्साइड्स नो हायर ऑक्साइड्स आर नोन फॉर एक्सेप्ट आयरन और कॉपर के साथ, तो यहाँ पे नहीं बनता है। सम ऑक्सीडेंट्स सच एज TiO2 एंड VO+ आर आल्सो नोन। तो इन हायर ऑक्सीजन स्टेट oxides are more stable than fluorides. Okay, highest fluoride of manganese is Mn4 होता है, whereas highest oxide of manganese Mn2O7 होता है। अभी बताया था कि प्लस जो सेल्स ऑक्सीजन स्टेट में जब मैंगनीज प्रेजेंट होगा हाई और ऑक्सीजन में प्रेजेंट होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका स्टेबल नहीं होता है। हायर जो आपके हाइलाइट्स हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना मतलब ऑक्साइड हाइलाइट्स बनाते हैं लेकिन यहाँ नहीं बना पाते। Higher stability of oxide is due to the ability of oxide form multiple bond with metals। pi बॉन्ड बनने की वजह से 2 बॉन्ड बन रहा है इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पूछता है एग्जाम, यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे पूछेगा स्ट्रक्चर पूछ देगा कि मैंगनीज Mn2O7 का स्ट्रक्चर क्या होगा, नंबर पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो पाई यहाँ पे पाई पाई, ठीक है। नंबर पाई बॉन्ड देखो यहाँ पे गिनना पड़ेगा आपको। ब्रिज में ऑक्सीजन है और यहाँ पूछेगा कि ऑक्सीजन स्टेट बताइए, यहाँ पे यहाँ पता है -1, यहाँ -2 -2 यहाँ पे +7 स्टेट, यहाँ भी क्या है +7। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर बताइए। टेट्राहेड्रल सारे कैसे हैं, ये सब टेट्राहेड्रल है और इस स्ट्रक्चर में एक ब्रिज में ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे MnO बॉन्ड होता है और ब्रिज में होता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि टेट्राहेड्रल क्यों होता है। O3 यहाँ 4 है तो वेनेडियम के साथ 4 ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 3 नेगेटिव चार्ज लगा दो, आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। यहाँ पे क्रोमियम है और यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे भी क्या है 4 ऑक्सीजन है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है। इस तरह से बना दीजिए। मैंगनीज 4 की बात करें तो यहाँ पे भी इस तरह से बनाइए, सॉरी, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ऑल दी ज्यादा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और यहाँ पे भी ये भी टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है जी। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें all transition elements belong to D blocks, zinc, cadmium और mercury. Not transition elements are and called non-typical transition elements, pseudo transition element भी कहते हैं। बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर D में जाता है, D सबसे में जाता है और वहाँ पे तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि D10 नहीं होना चाहिए, D से 10 से कम होना चाहिए। That's compound is called transition elements। तो D10 कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। एंड हाइड्रस जो फेरस सल्फेट होता है, कार्बन सल्फेट और व्हाइट होता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे जब एनहाइड्रस कंडीशन होगी तो यहाँ पे F+2 है, यहाँ पे +2 है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी, डी ऑर्बिटल से स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप कह सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेंशन नहीं होगा तो कलर शो नहीं करना है, तो व्हाइट कलर होगा। इसलिए देखोगे कॉपर सल्फेट को जब एनहाइड्रस कंडीशन में देखोगे वाटर नहीं होता है, वाटर लेकिन जब होता है यहाँ पे 6s2 होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो कॉपर का जो ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, वो टूट जाएगा +2 की तरह से, और वहां पे फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, डी ट्रांजिशन, दैट शो कलर। तो यहाँ पे एनहाइड्रस कंडीशन मतलब वाटर यहाँ से रिमूव कर दो, वाटर यहाँ से रिमूव कर दो तो ये कॉपर सल्फेट जो मिल रहा है दैट इज +2 ऑक्सीजन स्टेट और D9 इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन में है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करने वाला, वजह वही है, ठीक है। अभी बता रहे कॉपर 2+ जो है आपका मोर स्टेबल होता है कॉपर 1 से, इसकी वजह यही है। एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ लार्जर एनायन, क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर 1 सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट है और ये सॉफ्ट है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ पे कॉपर जो है आपका इससे जो है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड ये सॉफ्ट है, +1 में -1 में मोर स्टेबल देन कॉपर यहाँ पे इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे +2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस का जो इंटरेक्शन होता है
तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। फिर अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट जो टंगस्टन है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3410 होती है। और यहाँ वाई मरकरी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है आपको यहाँ पे जो मतलब मरकरी का जो आपका एटॉमिक नंबर 80 होता है, जो कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है यहाँ पे -38.9 डिग्री होती है। यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी इस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पे कुछ और बात करते हैं, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन हाई टेंपरेचर टू गिव अ मेटल ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म आयनिक मोनो ऑक्साइड टू फॉर्म एमओ up to n is higher oxidation state number of metals, its oxide is equal to its group number in the periodic table। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सा रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप स्कैंडियम देखें तो क्रोमियम देखें, टाइटेनियम, मैंगनीज सब बनाते हैं। आफ्टर मैंगनीज द ओनली हायर स्टेट यहाँ पे आयरन और कोबाल्ट होता है जो कि बनाता है, ये भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए, the oxidation number of metal increases, covalent character of the oxide increases। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो आपका जो कोवैलेंट जो कैरेक्टर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फैजान लूज होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें Bo5 क्रोमियम ऑक्साइड मैंगनीज Mn2O7 have low melting point। Mn2O7 is कोवैलेंट ग्रीन ऑयल होता है। कैसा होता है, को मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे कोवैलेंट ग्रीन ऑयल होता है। विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज। ये बहुत अच्छी बात है, क्या है, अच्छी बात है, इसको आपको याद रखना है। क्या करना है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। एक तो ये था ये वाली बात है कि जो यहाँ पे जो जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा मेटल पे, उस कंडीशन में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा ऑक्साइड का। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जो विथ इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करे। तो जब भी आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये देखो यहाँ पे Bo3 होता है, बेसिक नेचर का होता है, लेस बेसिक होता है, यहाँ पे एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक ज्यादा होता है, यहाँ बेसिक कम, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे Bo5 रिएक्ट विद एल्कली एज वेल एज एसिडिक गिव द इस तरह आयंस मिलते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। V2O5 NH रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये रिएक्शन HCl से करेगा तो आपको इस तरह बनने वाला है। जो क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है बेसिक होता है, बट क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये वाला एम्फोटेरिक होता है। क्रोमियम एंड मैंगनीज आर एसिडिक नेचर का, दे हैव एसिडिक इन वाटर। तो यहाँ पे क्रोमियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो H2CrO4 बनाएगा। फिर यहाँ पे आप मैंगनीज थ्रू यहाँ पे आपको एसिडिक कंपाउंड बनाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि जो है ऑक्सीजन स्टेट बढ़ने से ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपको मेमोराइज करनी है, बिना याद किए तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो K2Cr2O7, तो यहाँ प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एक ही एग्जाम में ये आता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पे आप देखो FeCr2O4 और यहाँ सोडियम कार्बोनेट और 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉर्मेशन जो करेगा आपको जो है आयरन ऑक्साइड्स और सोडियम CrO4। उसके बाद जो सोडियम CrO4 का एस्ट्रोस्पोरेशन होगी, यहाँ पे सोडियम Cr2O7 का फॉर्मेशन होगा। और फाइनली जो है सोडियम Cr2O7 का रिएक्शन KCl से कराएंगे और यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं K2Cr2O7। ये रिएक्शन है जो कि आपको याद होनी चाहिए। आपको इस स्टेप में पूछ सकता है कि यहाँ पे रिएक्शन है तो क्या बनेगा, फिर यहाँ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे H दे दे, यहाँ पे आपको Y दे दे और यहाँ पे आपको Z दे दे। तो आपको तैयार रहना है हर तरीके से, आपको किस तरह क्वेश्चन आया आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर ले, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन है उसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे sp3 हाइड्रोजन है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर है। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे +6 ऑक्सीजन है और यहाँ भी आप देखो तो यहाँ पे 2 माइनस है, तो 1 माइनस इधर कर दो और 1 माइनस यहाँ कर दो, अगर ऐसे देखना है तो उसका निशान में क्या होगा, यहाँ पे आप देखो -2 और यहाँ पे -1 तो बताओ इधर ही -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन की बात करें तो क्रोमियम प्लस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन, तो यहाँ पे क्रोमेट आयन है एंड डाइक्रोमेट आयन, यहाँ पे Cr2O7 है, डाइक्रोमेट है, आर शोन इन द गिवन फिगर एंड द क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, व्हाइल whereas dichromate ion consists of two tetrahedral sharing one corner with
यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 126 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, तो जो शेयर करता है, एक ब्रिज में ऑक्सीजन होता है दो, इस तरह से, और जो बॉन्ड एंगल होता है 126 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भैया, देखो यहाँ से पूछेगा एंगल से, ये बताओ एंगल कितना होता है। क्रोमियम क्रोमियम डाइक्रोमेट होता है, उनके बीच में जो ब्रिजिंग एंगल होता है 126 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो की क्वेश्चन आया हुआ है जेई के अंदर, जो प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑरेंज जो क्रिस्टल होता है मॉडरेटली सॉल्व इन कोल्ड वाटर बट रेडली सॉल्व इन हॉट वाटर। इन एक्वस सॉल्यूशन डाइक्रोमेट आयंस एंड क्रोमेट आयंस एग्जिस्ट इन फॉलोइंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन वाटर में डालते ही यहाँ पे येलो कलर में हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो Cr2 7 जो ब्रेक होके Cr4 माइनस बनता है, और यहाँ पे 2H प्लस बाहर निकलता है। तो ये बहुत ही जो कलर में चेंज आता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जब भी आपका Cr2 7 आपका रिएक्शन होगा वाटर के साथ में, तो यहाँ पे येलो कलर बनता है, जो कि यहाँ पे क्रोमेट डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वस मीडियम में, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सॉल्यूशन इज येलो कलर। यहाँ पे आपको येलो कलर मिलता है, तो यहाँ पे क्रोमेट है, और यहाँ पे बेसिक कंडीशन रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। एसिडिक मीडियम में देखें अगर, तो यहाँ पे क्या है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे Cr4 कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7। यहाँ अगर बेसिक में गया है तो बेसिक मीडियम में गया है, अल्कलाइन मीडियम में गया है, तो बेसिक एसिडिक मीडियम में उल्टा आ जाएगा, तो रिएक्शन आपकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कलर का चेंज होता है, जहां से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या होता है, कलर का चेंज होता है, कलर का चेंज हो जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम सॉल्ट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी in water and extensively used as oxidizing agent in the organic chemistry. Potassium dichromate is used as a primary standard in volumetric analysis. Strong oxidizing agent in acidic medium. तो यहाँ पे पता है कि हायर ऑक्सीजन स्टेट होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहां से क्वेश्चन आ चुका है और आता है, जो क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन है, एसिडिक मीडियम रिएक्शन करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 14H प्लस के साथ में है, तो Cr3 मतलब +6 से क्रोमियम जो है +6 से कन्वर्ट कहां हो गया, क्रोमियम +3 में, जो कि रिएक्शन हुआ है, किसमें हुआ है, एसिडिक मीडियम में। किसमें, ये रिएक्शन जो हुआ है एसिडिक मीडियम में हुआ है, जो कि याद, जब भी एसिडिक मीडियम में +6 ऑक्सीजन स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें +3 में, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज आई जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, H2S को जो है ऑक्सीडाइज कर देगा S में, SN2 को ऑक्सीडाइज कर देगा SN4 में, Rn+2 को ऑक्सीडाइज कर देगा +3 में। ये इंपॉर्टेंट सारी लाइन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाफ जो रिएक्शन है आर नोटेबल, यहाँ पे देखें कि 6 आयोडीन है, यहाँ पे I2 में कन्वर्ट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहाँ पे रिएक्शन के साथ रिएक्शन होगी, तो इस तरह की रिएक्शन होगी। H2S के रिएक्शन, तो ये आपको सारी रिएक्शन याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट, जब क्योंकि क्रोमियम जो यहाँ पे Cr2 7 है, डाइक्रोमेट आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड शो इट्स बिहेवियर, ओके। तो यहाँ पे फॉलोइंग रिएक्शन से बिहेवियर शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपको एसिडिक मीडियम में क्या होता है, क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो फुल आयनिक जो इक्वेशन अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, ये आयरन के साथ भी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे यहाँ +6 से +3 में जा रहा है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आयरन 2 से कहा जा रहा है 3 में जा रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब एक बात करते हैं क्रोमाइड टेस्ट, जो क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट होता है, मेटल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सॉलिड Cr2 एंड कंसंट्रेटेड H2S4 गिव वेपर ऑफ क्रोमाइड क्लोराइड, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस सिंथेसिस लैब में होती है। और देखिए जब भी K2Cr2 के साथ 4KCl6H2S4 रिएक्शन होगी, तो उस कंडीशन में क्रोमियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं इसको। चलिए तो यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट है, वो पता है क्या करते हैं यहाँ पे, कि जो मेटल क्लोराइड हीटिंग विद द सोडियम, ये इस तरह से, और ये रिएक्शंस होती है जो एग्जाम कभी लैब में, अब लैब में अगर जाते होंगे तो लैब में पूछा जाता है, प्लस 2 के पट्टी में पूछा जाता है कि भाई बताइए कि K2Cr2 का रिएक्शन जब कराते हैं KCl के साथ H2SO4 तो क्या बनता है, तो क्रोमियम क्लोराइड बनता है विद KHSO4 और 3H2 बनता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है जी। इसलिए हम आपको बताते चलते हैं कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो केमिकल, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। साइट्स और होता है जिसमें आपको MnO2 थ्रू द फॉलोइंग स्टेप, यहाँ पे रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ऑक्सीजन प्रेजेंस में, और यहाँ पे K2MnO4 का फॉर्मेशन होता है। K2MnO4 कैन बी कन्वर्टेड टू KMnO4 बाय टू मेथड्स, दो मेथड से। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इसमें एटोनोड ऑक्सीडेशन होता है, ग्रीन कलर होता है, पर्पल कलर होता है। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो MnO4 2- और यहाँ पे -1 है, पर्पल कलर होता है।
एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस जो निकलती है हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पे निकलती है। ओके, चलिए अब यहाँ बात करते हैं कि एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन है वाली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में आ सकती है। इन एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जब भी रिएक्शन होती है MnO4 टू माइनस की यहाँ पे, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन कितनी यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 × 8 + 6 ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे मैंगनीज है। और जब भी यहाँ पे एसिडिक मीडियम रिएक्शन होता है MnO4 टू माइनस का, तो कंडीशन में आपको यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे MnO2 से कहाँ जा रहा है, में जा रहा है, यहाँ पे दो जगह ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। +4 में जा रहा है और कहाँ जा रहा है, +6 से, यहाँ +6 से 4 × यहाँ पे 4 × 8 +6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका +7 है, कितना है यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, है ना, या डिस्प्रोपोर्शन टू गिव अ परमैंगनेट। और यहाँ पे कमर्शियली बात की, प्रिपेयर्ड बाय अल्कालाइन ऑक्सीडेशन फ्यूजन ऑफ MnO2 followed by the electrolytic oxidation of यहाँ पे 6 कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो कमर्शियल मेथड जो ज्यादा बनाया जाता है, MnO2 जो मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्शन कराते हैं फ्यूज विद फ्यूज ऑक्साइड्स विद एयर पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे मैग्नेटाइट का फॉर्मेशन होता है। उस कंडीशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटाइट और परमैंगनेट में जो आपका फर्क क्या है, तो ये परमैंगनेट आयन है और ये क्या है मैग्नेटाइट आयन। इसमें आपका मैंगनीज प्लस आपका 6 ऑक्सीजन स्टेट में है और यहाँ पे जो मैंगनीज है +7 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो दोनों में फर्क पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंगनीज ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मैग्नेट फॉर्मेशन होता है। मैग्नेटाइट जब बन जाता है उसकी फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं और वहाँ पे अल्कालाइन सॉल्यूशन में, और उसमें फॉर्मेशन जो होता है आपका परमैंगनेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें +7 ऑक्सीजन स्टेट होती है। ये जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जब रिएक्शंस होती है यहाँ पे मैग्नेटाइट आयन की, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, तो यहाँ पे परमैंगनेट का फॉर्मेशन होता है। सब याद रखना मेरे प्यारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग जाए तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लेबोरेटरी की बात करें, मैंगनीज +2 आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द पर ऑक्सो डाइसल्फेट्स टू परमैंगनेट। यहाँ पे मैंगनीज की रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज रिएक्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैंगनीज +2 से आपको आ जाता है प्लस आपको 7 में आ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितनी भी रिएक्शन हम बता रहे हैं, जहां आपको मेंशन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसलिए आपको याद रखना। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल जो मैग्नेटेट है और यहाँ परमैंगनेट है, दोनों टेट्राहेड्रल होता है, बस ऑक्सीजन स्टेट में फर्क होता है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है जी। यहाँ पे बस क्या है, यहाँ पे आप देखो सिर्फ जो है आपका ऑक्सीजन स्टेट में फर्क है। यहाँ पे आपका +7 है और यहाँ पे आपका +6 है। तो मैग्नेटेट और यहाँ पे ग्रीन कलर होता है और यहाँ पे कौन सा होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डार्क पर्पल जो होता है ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल विच इज आइसोस्ट्रक्चरल विद द dose case yellow 4 and soluble soluble in the water when heated with the decomposition of at high temperature 513 Kelvin। तो यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन कराते हो, हीट करते हो, तो यहाँ पे K2SO4 फॉर्मेशन होता है, साथ में MnO2 प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर काम करता है, पता है अल्काइल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जब रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, क्वेश्चन पूछता है कि MnO4 जब एसिडिक मीडियम रिएक्शन करता है तो यहाँ पे +7 ऑक्सीजन स्टेट है और यहाँ पे रिएक्शन होती है तो यहाँ +2 ऑक्सीजन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद द 5 इलेक्ट्रॉन्स 8H+ और यहाँ पे आपको वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी एसिडिक मीडियम में रखेंगे आप, तो वहां पे क्या होगा, इसका जो है रिडक्शन होगा और यहाँ +7 से +2 में मैंगनीज कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज रिडक्शन होता है। 5 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे रिडक्शन होता है। आयोडीन जो लिबरेटेड फ्रॉम द पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, यहाँ पे देखिए ये जो आयोडाइड है 10 आयोडाइड्स MnO4 +7 के साथ में रिएक्शन होती है इन द एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे Mn2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये याद रखना, जब भी एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट होगा, पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट आयन होगा, उस कंडीशन में +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। +7 से मैंगनीज प्लस जो 7 है ऑक्सीजन स्टेट, वहां से आपका मैंगनीज +2 में चला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कह सकते हो, एसिडिक मीडियम कह सकते हैं। यहाँ पे आप रिडक्शन हो जाएगा
ओके, तो यहाँ भी वही हो रहा है, आयरन जो है ग्रीन है कन्वर्टेड टू आयरन +3 में, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आयरन के साथ रिएक्शन होती है, देखो यहाँ +2 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ भी +2 में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेट आयन है इससे रिएक्शन होगी MnO4 साथ में, तो यहाँ पे भी MnO2 में, तो इसके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूस इटसेल्फ, और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, इसका यहाँ रिडक्शन होगा, और इसका क्या होगा, इसका जो है आपका ये आप ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आप इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो सल्फाइड यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो यहाँ भी सल्फाइड जो रिएक्शन करेगा साथ में, तो यहाँ पे जो MnO4+7 में +2 में चला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका सल्फर मेटालिक बनेगा। सल्फर जो सल्फ्यूरस एसिड है यहाँ पे इनके साथ में एसिडिक मीडियम में, तो ये Mn2 ही मिलेगा, साथ में सल्फेट आपका जो है आयन मिलता है। नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा हुआ है, तो ये सारी रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है परमानेंट आयन की, वहां पे +2 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है जी, तो ये सब रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा, मुझे अभी क्वेश्चंस भी कराने हैं आपको। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग KMnO4 आर कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड SO4 बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl HNO3। वहां पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, रिएक्शन होगी, वहां पे HCl ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू Cl2 and HNO3 itself is a strong oxidizing agent and partially oxidized to reducing agents H2SO4 does not give any oxygen of its own to oxidize the reducing agent। ओके, तो यहाँ पे इसलिए बेस्ट टाइट्रेटिंग एजेंट यूज होता है एज ए KMnO4, अब इन मीडियम में नहीं होता है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl या नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड के साथ होती है। इसका रीजन आपको पता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे ऑक्यूपाई द लार्ज मिडिल सेक्शन फ्लाइंग बाय S and P ब्लॉक, बिल्कुल सही है, सो P के बीच में होता है, और यहाँ पे दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिल्कुल कहते हैं, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन बिटवीन द S and P के बीच में ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल। डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनाल्टीमेट एनर्जी लेवल्स इन द रिएक्शन, बिल्कुल सही, यहाँ पे जो आप न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे आपको जो ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे 3D होता है, यहाँ पे आपको 4s2 होता है, तो ये जो सेल है, जो वैलेंस सेल है, जहाँ से डी इलेक्ट्रॉन जहाँ 1 से लेकर अंदर जा रहा है, दैट इज द पेनाल्टीमेट, अल्टीमेट पेनाल्टीमेट। और एफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें तो यहाँ 3D है, यहाँ 4f है, और यहाँ पे आपका, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको 5s है, उस कंडीशन में अल्टीमेट है, पेनाल्टीमेट और एनर्जी, तो क्या होगा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4f है, और यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे NS है, यहाँ पे NF है, जो भी कह लो आप, 4f कह लो, और यहाँ पे आपका डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ जो है इलेक्ट्रॉन जो सेल है, यहाँ पे इसको बोलते हैं अल्टीमेट, पेनाल्टीमेट और एंटी पेनाल्टीमेट, यहाँ पे पेनाल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ दीज होगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो एफ ब्लॉक का कुछ बचा है, ये ब्लॉक के बारे में अगर हम पढ़ लें, एफ ब्लॉक, यहाँ देखिए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है ना, तो एसिडिफाइड पोटेशियम जो क्रोमेटाइक्रोमेट्स होता है, तो उसके साथ रिएक्शन होती है, तो पोटेशियम आयोडाइड एंड ऑक्सीडाइज टू I2, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, ऊपर, तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, नीट या जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे देखिए, इट इज यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग, ये जो मेटल्स हैं, ऑल दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, कार्बन प्लास्टोसाइड और हीमोसाइड पिगमेंट होता है, वहां प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होता है, जो जिंक उसमें प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट्स इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एफ सेल, एफ में जाएगा इलेक्ट्रॉन लास्ट, उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, इसलिए इनको कह सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज, लेंथनॉइड सीरीज बोलते हैं, और एक्टिनाइड, जिसमें 14 एलिमेंट्स होता है, लेंथन से लेके एसिडियम से लेके ल्यूटिशियम, और 40 एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथनम है ना, एंड एक्टिनाइड्स जो होते हैं 40 एलिमेंट्स होते हैं, फॉलोइंग एक्टिनम होता है। तो यहाँ पे 4f सीरीज होती है, और यहाँ पे आपको 5f सीरीज को लेंथनाइड्स भी बोलते हैं, एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं। ओके, तो लेंथनाइड्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लेंथनाइड्स ना नेम सिंबल है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटॉमिक एंड सम आयनिक स्टेट एटम आयनिक रेडियाई लैंथनम एंड लेंथनाइड्स, और जनरल सिंबल जो है लैंथनम Ln होता है यूज लेंथनाइड सीरीज के लिए, और आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे n-2 क्या हो जाएगा, n-2, ओके, f n-1 यहाँ पे d हो जाएगा, यहाँ पे f और यहाँ पे n-1d और यहाँ पे ns2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर n बराबर हम n बराबर यहाँ पे 5 ले, कितना ले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 6 ले, 6s2 ले, अगर आपने क्या लिया यहाँ पे 6 ले लिया, तो यहाँ पे n बराबर अगर 6 ले लेंगे तो यहाँ पे आपको 4f मिलेगा जो 1 से लेकर 14 तक होगा। यहाँ पे आपको क्या 0 से लेकर 1 तक होगा, और यहाँ पे आपको 3, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3d 0 से लेकर 1, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा n-2, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 हो जाएगा, n रखोगे या तो यहाँ पे 5d 1 0 से लेकर 1, और यहाँ पे आपको मिलेगा 6s2, ठीक है। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक एथराइड्स की एक्टिनाइड के लिए ऐसी हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1 से लेकर 14 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 6d 0 से लेकर 1 और यहाँ पे 7s2 हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है, एक्टिनाइड्स का है, इलेक्ट्रोनाइट्स का। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि ओके, तो यहाँ पे इसको याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है इसकी, इसको याद रखिएगा आपको। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ लेंथनम की बात करते हैं तो लेंथनम में क्या होता है ना, लेंथनम ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, और यहाँ 5d1 और 6s2 होता है, एफ में 0 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट की, तो यहाँ प्लस ऑक्सीजन स्टेट मोस्ट कॉमन होती है, क्योंकि आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी के और एस के निकल जाते हैं, एफ के निकलते नहीं है, उनको अगर सर्टेन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि फोर्थ ऑक्सीडाइजेशन जो थेरेपी होती है एनर्जी वो ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे कुछ केसेस में निकल जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन होता है। जैसे मान लो कि जो एस के इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो एस के और डी के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एफ तो यहाँ है ना, देखो यहाँ पे लेंथनम की बात करें जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसके बाद ही सब सीरियम से लेके यहाँ तक आता है, सीरियम से ल्यूटेशियम तक, जो कि ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। यहाँ पे F1 कंडीशन होती है, और यहाँ पे आपको F14 कंडीशन होती है, F1 से लेके F2 F3 इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन 6 है, जो सोमेरियम है, यहाँ पे देखो सोमेरियम जो है +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। यहाँ पे सोमेरियम देखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे जो F6 है, देखो यहाँ पे F6 है, और यहाँ पे आप F है, यहाँ 5 है, क्या है यहाँ पे, क्या है, अच्छा इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे जो सोमेरियम है इलेक्ट्रॉन यहाँ स्विच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर गैडोनियम 7 है, F7 है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है कि यहाँ पे आप 6 है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो सोमेरियम का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा वो F7, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 ऑक्सीजन से शो करेगा, +2 भी शो करेगा, यहाँ पे +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे F7 है, तो यहाँ पे +2 होगा ही, +3 भी होगा, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आपका, तो यहाँ पे +2 और +3 दोनों शो करेगा। वहां पे यहाँ पे इस बात को याद रखना है, गैडोनियम +3 शो करता है, क्योंकि यहाँ पे हाफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे गैडोनियम में, और यहाँ पे सीरियम जो है सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, F0 कंडीशन होगी, वो भी स्टेबल होगा। और यहाँ पे F0 कंडीशन में यहाँ पे +4 में यहाँ पे इस सारे शो करते हैं, प्लस डायरियम, लेकिन लेटर वन नहीं करते हैं। यहाँ पे जो देखना है कि F7 और क्यों हुआ, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका F7 कंडीशन कब आएगी, जब टर्मिनल में 8 एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो हाफ में जो कन्फिग्रेशन आएगी वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट जो आ रही है, इसमें याद रखना है कि सीरियम जो +4 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आसानी से देखा निकाल के F0 कंडीशन में आ जाता है। और यहाँ पे जो गैडोनियम है F7 में होता है, गैडोनियम F7 में होता है, तो उस कंडीशन में तो +3 ऑक्सीजन स्टेट होगी। लेकिन जो आपका जो यूरोपियम सोमेरियम नहीं होगा, यूरोपियम होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डी के इलेक्ट्रॉन है जंप करके आपका एफ में चला जाता है, उस कंडीशन में हाफ फिल कन्फिग्रेशन अटेन करता है, दैट है वो आपको प्रमोट करेगा उस कन्फिग्रेशन में, यहाँ +2 शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट हो गया, लास्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे ल्यूटेशियम जो है आपका यहाँ पे भरा हुआ है, F14 कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में 13 होता है, तो 13 इलेक्ट्रॉन अगर है तो यहाँ पे 13 से 14 जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी का जब हो जाएगा तो यहाँ +2 ऑक्सीजन स्टेट जो है शो करेगा यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 13 है, F13 है, तो डी का जो F13 होगा, तो डी का जो इलेक्ट्रॉन एक है यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे F14 हो जाएगा। तो दोनों तरह का कंफर्मेशन शो करता है। जब +2 ऑप्शन स्टेट होगा तो इस तरह का होगा, +3 होगा तो इस तरह का होगा। +2 कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है डी का चलाएगा, F में चला जाएगा, तब +2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन यही है कि सिंपल जो इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन है यहाँ पे अगर हम बात करें, और तो यहाँ पे एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन यही है कि आपको 4f का अगर बात करें तो 1 से लेकर 14 है, और यहाँ पे जो डी है 5 डी है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 6s का 2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जब भरते चले जाएंगे आप, तो यहाँ पे F6 आएगा, उस कंडीशन में जो 5d1 का इलेक्ट्रॉन है 6 2, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, और यहाँ पे उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन हो जाएगा F7, और यहाँ पे 5d0 और आपका 6s2 हो जाएगा। तो ये यहाँ +2 ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे आप अगर देखोगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपका, तो गैडोलिनियम जो है F7 है, वहां उससे पहले जो समैरियम है उस कंडीशन में चीजें होगी। ओके, और इसी तरह से जहाँ पे F13 होगा, यहाँ पे जो F13 कन्फिग्रेशन होगा, 5d1 होगा, 6s2 होगा, वहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ चला जाएगा, और यहाँ F14 हो जाएगा, और यहाँ 5d0 हो जाएगा, और 6s2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं ड्यू टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसलिए ये चीजें होती है, डी इलेक्ट्रॉन F में चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, जब लेंथम से जब इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे बराबर, तो यहाँ पे कंटिन्यू आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है न्यूक्लियस के अंदर। उस कंडीशन में इम्परफेक्ट शीलिंग जो F की होती है, सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और उस वजह से जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है बाहरी शेल पे ज्यादा पड़ता है, और अट्रैक्शन होता है, और साइज जो रेगुलर ट्रेन से ज्यादा घट जाती है, दैट इज कॉल्ड लेंथवाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ये होता है जिसमें क्या होता है, साइज जो होता है, जो सेकेंड जो सीरीज है, जो आपका सेकेंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है, उनकी साइज आपस में मैच करती है ड्यू टू लेंथवाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो +3 ऑक्सीजन स्टेट मोस्ट कॉमन होती है, लेकिन कहीं का +2 भी शो करता है, कहीं +4 भी शो करता है। इसकी वजह क्या है, +2 वहां शो करेगा जहां पे डी के इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पे F में चले जाएंगे, उस कंडीशन में फॉर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, कि जो F6 होगा, जो एलिमेंट होगा F6, वहां पे 7 कब होगा, जब डी के इलेक्ट्रॉन निकल के F6 में F सबसे नीचे जाएंगे, 7 हो जाएगा, तो वहां पे सिर्फ +2 ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, और F14 जहां पे है, F13 जहां पे है, वहां पे डी के इलेक्ट्रॉन F13 में चलाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगा। सीरियम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो S में है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, और F के इलेक्ट्रॉन सब निकाल देगा, तो सीरियम +4 ऑक्सीजन स्टेट में, जो कि F0 होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्शन ऑफ एयर, ऑल द थ्रेड्स आर सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, टर्निश रेडियली मोस्ट इन एयर, दे बर्न इन द ऑक्सीजन एयर एंड फॉर्म द ऑक्सीजन, ऑक्साइड बनाते हैं। हार्डनेस होती है, हार्डनेस इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, एंड समरियम इज एक्सेप्शनली हार्ड लाइक स्टील होता है, बहुत ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट्स रेंज बिटवीन द 1000 टू 100 टू 1200 होता है केल्विन, बट समरियम मेल्ट इतने पे करता है। कंडक्टिविटी की बात करें, दे हैव टिपिकल मेल्टिंग स्ट्रक्चर एंड गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों बात सही है। डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे अदर प्रॉपर्टी चार्ज स्मूथली एक्सेप्ट द यूरोपियम एंड टेरियम एंड ओकेजनली सोवेरियम। कलर की बात करें, दे फॉर्म द कलर बनाते हैं, यहाँ पे एफ ट्रांजिशन होता है, डी ट्रांजिशन नहीं होता है, एफ ट्रांजिशन होता है यहाँ पे, लेकिन जो कंडीशन होनी चाहिए कि जो यहाँ पे आपका कंडीशन होनी चाहिए, तो F0 में नहीं होगा, F7 नहीं होगा, F14 में नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कलरलेस कंपाउंड होंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, लिथियम और लुटेशियम डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे जीरो कंडीशन, जब यहाँ पे फुलफिल कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रॉन 14 कंडीशन हो, वहाँ पे जीरो अनफिल इलेक्ट्रॉन है, उस कंडीशन में आपका आप कह सकते हैं कि वहाँ पे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। तो लिथियम प्लस और लुटेशियम जो है डायमैग्नेटिक, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। बिल्कुल बात अच्छी लाइन है, यहाँ पे याद रखना है आपको। आयनाइजेशन थेरेपी की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी ऑफ लैंथनाइट्स आर अराउंड इतना होती है, सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी इज अबाउट इतना ज्यादा होती है, और थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी इज वेरी इरेगुलर फॉर द इलेक्ट्रॉन गैडोनियम लुटेशियम, दे आर एब्नॉर्मली। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब, जब आसान, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पहला आसान निकल जाएगा, सेकंड थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, थर्ड किसी में निकलता है आसानी से, किसी में नहीं निकलता। इसकी वजह क्या होती है कि जब F7 की बात आती है, तो मेरी F6 की बात आती है, तो F6 में क्या है कि रेगुलर जो F6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है लैंथनाइट्स का, उसमें क्या होगा कि F6 में इलेक्ट्रॉन है और डी के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उस कंडीशन में F7 हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करेगा सोवेरियम केस में,
तो वहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, थर्ड निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो थर्ड निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें कि F0 अगर हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने से, तो वहां पे थर्ड एंथैल्पी भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो F7 हो जाए, तो यहाँ पे जो भी अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे फेवर करेगा। ओके, एंथैल्पी जो एनर्जी वहां पे आपका आसानी से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कन्फ्यूजन अटेंड करेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से बात करें तो यहाँ भी वैल्यू फॉर हाफ रेजिस्टेंस यहाँ पे रेंज करता है, यहाँ पे इस रेंज में होता है। केमिकल बिहेवियर इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, हीटिंग फ्रॉम द हाइड्राइड्स, और इलेक्ट्राइड्स में हीटेड विद कार्बन कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है एथेनॉल, और एंजाइम लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डायरेक्ट एसिड, एक ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एंजाइम बर्न हाइड्रोजन टू फॉर्म द हैलाइड्स। ओके, और एंजाइम्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, फॉर्मेशन करता है एंजाइम्स फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला। इस तरह से आपका दीज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक लाइक अल्कलाइंस अर्थ मेटल्स एंड बेसिक नेचर का होता है। ओके, ये सब याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पे बस थोड़ा सा फर्क है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग द 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम से लॉरेंशियम होता है। नेम जो है सिंबल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ दीस एलिमेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो जहां वहां था, यहाँ पे 5 हो जाएगा, F से 14 है, यहाँ पे 6d0 1 से रेस्ट हो जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड 5f एक्सेप्ट थोरियम जो है, बट फिलिंग 5 कंटिन्यू अगेन थोरियम। इस तरह से इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन का इरेगुलरिटी थी फिलिंग में, जब भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेगा इलेक्ट्रॉन जंप करके डी से एफ में चलाएगा और वहां पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम बताए थे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, इस तरह से एक्टिनियम थोरियम यहाँ पे स्टार्ट होता है F1 से लेके F14 तक, और यहाँ पे जहाँ पे आपका डी के इलेक्ट्रॉन F में वहां जाएगा जहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अटेंड कर सकता है, F7 हो जाए F14 हो जाए, तो 13 जो F13 रेगुलर जो होगा वो 14 में जाएगा, जब डी के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, F6 का F7 चला जाएगा, डी इलेक्ट्रॉन लेके डी के इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एनालिटिक के बाद वहां पे रेंसाइन कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पे एक्टिनाइट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जो है आपका लेंथराइड का जो लाइक लेंथराइड आयनिक रेडिया डिक्रीज रेगुलरली अक्रॉस सीरीज, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर ड्यू टू द पुअर शेडिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेंथराइड। लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ further 5f orbital extend in space beyond 6 and xp orbitals where 4f orbital are buried deep होता है। ओके, ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो लाइक ऑक्सीजन लेंथराइड्स मोस्ट कॉमन स्टेट प्लस सी होता है, लेंथराइड हो जाए एस के इलेक्ट्रॉन और डी के इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाते हैं, एफ के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, कंडीशन होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होता है, साइज अलग अलग होता है, इसकी वजह से आपको याद है एक्टिनियम जब जो आपके जितने भी हाई जो एलिमेंट्स है वो हाई ऑक्सीजन शो करते हैं यहाँ पे, देखिए तो इधर बढ़ेगा इस तरह से केमिकल शेप में है, क्योंकि आपको याद रखना है। ठीक है, मोदी की मोस्ट कॉमन प्लस 3 है, लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनियम है, प्रोटेक्टिनियम है, यहाँ पे प्लस 7 ऑक्सीजन शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जनरल यहाँ बात करें तो यहाँ पे एक्शन ऑफ एल्कली एसिड लाइक अल्फाइड्स दे आल्सो वेरी वाइट मेटल्स होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कलर की वजह होती है ट्रांजिशन होती है यहाँ पे, और एक्सेप्ट जो है जीरो कंडीशन F7 F14 कैन नॉट शो कलर। इसकी वजह है कि दे cannot show effect transitions. Magnetic properties they are strongly paramagnetic character show करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन होता है तो that show paramagnetic behavior. Density की बात करते हैं, all actinides except thorium and americans are high density and melting boiling point they are high and melting point boiling point show no regular trend with rise in temperature and energy. They have low ionization energy. They have low ionization energy. Okay, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इसलिए वहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। रिड्यूसिंग की बात करें तो ऑल एक्टिनाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑल एक्टिनाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, याद रखना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करते हैं यार हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका वैलेंस जो साइज बहुत बड़ा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीजन भी शो करता है। ठीक है, अब डिफरेंस की बात कर ले थोड़ा सा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, लेंथराइड इलेक्ट्रॉनाइड के बीच में क्या डिफरेंस है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे दे शो +2 +4 ऑक्सीजन स्टेट, इन द फ्यू केसेस +3 होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन तो +3 है, लेकिन 2 4 जो है डिपेंड करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन की वजह से यहाँ पे +2 और +4 शो करता है। अब देखो यहाँ पे दे शो हायर ऑक्सीजन स्टेट +4 +5 +6 बिसाइड +3 के अलावा भी शो करता है, वजह होती है साइज बहुत बड़ा होता है उसकी वजह से। एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियोएक्टिव होती है, यहाँ पे ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियोएक्टिव।
रेडियो एक्टिव बिहेवियर उतना होता है। और दे डू नॉट फॉर्म द ऑक्सोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं करता है, दे फॉर्म द ऑक्सोकेटायन लाइक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑक्सोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ होता है बच्चों। और इस तरह से दी आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सोकेटायंस। दे द कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर लेस बेसिक होते हैं, बेसिक ज्यादा नहीं होते, एक्टिनाइड कंपाउंड आर मोर बेसिक्स, ठीक है। और हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एक सम डिफरेंसेस थे जो कि आपको याद रखना है। लेकिन जितने भी बताया है, जो यहाँ पे सम एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक है, यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे। आयरन एंड स्टील आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है आपको। TiO is used in the pigment industry, और मैग्नीज, जिंक और निकल कैडमियम यूज इन द बैटरी इंडस्ट्री, बहुत सारा बैटरी में यूज होता है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आर यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स एंड ऑर्नामेंट्स। V2O5 यूज इन द कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फास्फोरस जो बेटा V2O5 यूज होता है। TCl4 and ammonium chloride given as a catalyst for the, this is a polymer, ओके। और यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट की बात करें तो हैबर प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और निकल कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स, ओके। तो निकल पीडी सब यूज होते हैं। निकल कॉम्प्लेक्स आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। PDCl भी यूज कैटलिस्ट में वेगर प्रोसेस, जिसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ओके। एथिलीन टू एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड से। लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज्ड इन द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। Neodymium and praseodymium oxides are used for making a colored glasses for goggles, and these absorb yellow sodium lights and are particularly useful for the glass blower, okay। ये सारे important points थे of D and F block elements। So thank you very much, और like, share and comment this video to your close friend and family members and support me। and जितने भी क्वेश्चन है, अभी 100 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, जो कि आपको बहुत मदद मिलेगी उससे। तो थैंक यू वेरी मच।